हेलो स्टूडेंट, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ। और आज 29 सितंबर 2020 को हमारा आज का टॉपिक है मटेरियल स्टोर कंट्रोल। ठीक है बेटा, स्टोर कंट्रोल कल आपको मैंने परचेज प्रोसीजर सारी करा दी थी। मटेरियल कितने टाइप का होता है वो बताया था, और मटेरियल का जो है वो बताया था आपको। मटेरियल परचेज करने की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, मटेरियल परचेज करने की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके आगे का आज टॉपिक है हमारा स्टोर कंट्रोल। ठीक है, स्टोर कंट्रोल। तो स्टोर का मतलब हमारा जो स्टोर रूम है उसके अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो चीज के बारे में आपको जो है इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो एक तो अभी तक हमने परचेज प्रोसीजर कर लिया था कि मटेरियल को कैसे परचेज करते हैं, कंडीशन क्या होती हैं। ठीक है, उसके साथ ही अब जो मटेरियल परचेज करके लाया गया है ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी कि जो एक स्टोर कीपर है वो उसकी पूरी उसको पूरा सेफ रखे। ठीक है, और क्योंकि जो मटेरियल ही ऐसी चीज होती है जिसको मतलब उसका वेस्टेज बहुत होती है। ठीक है, कोई उसको उठा के जाता है, कभी चोरी हो जाता है, कभी लॉस बाय फायर हो जाता है, कभी लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, मतलब बहुत टाइप से वो लॉस हो जाता है। इसीलिए उस मटेरियल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज के बारे में बता रहे हैं। तो मटेरियल के स्टोर के मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है बिन कार्ड, दूसरा होता है स्टोर लेजर। ठीक है, तो बिन का मतलब छोटे छोटे पैकेट या छोटे छोटे डिब्बे जिसको हम बिन कहते हैं। जैसे डस्टबिन का मतलब क्या होता है, डस्ट रखने का बिन। ठीक है, ऐसे ही बिन कार्ड। तो जैसे स्टोर रूम में जो स्टोर कीपर होता है वो छोटे छोटे बिन बना देता है। ठीक है, जैसे एक छोटी सी शॉप होती है ना, शॉप में छोटे छोटे वो कॉलम से बना देते हैं, एक में ये चीज रखिए, एक में वो चीज रखिए, एक में वो चीज रखिए ना, उसको पता होता है। ठीक है, तो वैसे ही स्टोर कीपर क्या करता है कि स्टोर रूम के अंदर छोटे छोटे बिन्स बना देता है, और उन बिन्स के अंदर वो मटेरियल जितनी बार आता रहता है वो डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल वहां पे सेट करके रखता जाता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि उन बिन्स में एक एक कार्ड लगा देता है। उस कार्ड में सारे की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग होती है कि कितना मटेरियल की क्वांटिटी आई है और कितना मटेरियल इस बिन में से कितना मटेरियल इश्यू हो चुका है, कितना बैलेंस है। इसमें क्वांटिटी ही लिखी होती है, ओनली उनका अमाउंट नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो बिन कार्ड ही होते हैं। और दूसरा एक मेथड और है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में जितना मटेरियल हमारा इश्यू हुआ है, जितना मटेरियल हमारा रिसीव हुआ है, ठीक है, उनकी क्वांटिटीज तो लिखी ही जाती है, साथ साथ में उनकी वैल्यूज भी, प्राइसेस भी लिखी जाती है। इसलिए दोनों में फर्क होता है। तो मैं आपको पहले वही चीज बता रही हूँ कि बिन कार्ड और स्टोर लेजर दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बिन कार्ड देखो, इट इज अ कार्ड दैट रिकॉर्ड्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इश्यूड एंड रिसीव्ड एंड देयर बैलेंसेस ऑल्सो। ठीक है, कि जो हमारा बिन कार्ड होता है, एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें जो मटेरियल इश्यू हुआ है, जो मटेरियल रिसीव हुआ है और कितना उनका बैलेंस है, वो सब उनकी क्वांटिटी लिखी आती है। ओनली क्वांटिटी बिन कार्ड में ये है, ओनली क्वांटिटी। जबकि स्टोर लेजर जो होता है हमारा, स्टोर लेजर इज ए लेजर, ये एक लेजर होता है, जैसे आप जनरल एंट्रीज करते हैं वैसे जनरल लेजर होता है ये, दैट रिकॉर्ड्स बोथ क्वांटिटीज एंड वैल्यूज। मतलब कि जो मटेरियल रिसीव हो रहा है, जो इश्यू हो रहा है, जो बैलेंस बच रहा है, उनकी क्वांटिटी भी लिखेगा और वैल्यूज भी लिखेगा। आगे इसी के सम है, ये स्टोर लेजर बनाना ही आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर। जो बिन कार्ड होता है वो स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जबकि जो स्टोर लेजर है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा उसको हम मेंटेन रखते हैं। फिर है ऑलवेज पोस्टेड जस्ट बिफोर द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। और बिन कार्ड में जो ट्रांजेक्शन की जाती हैं वो हमेशा कब की जाती हैं, जब ट्रांजेक्शन जब मटेरियल इश्यू हो रहा है, मटेरियल रिसीव हो रहा है। ठीक है, उससे पहले हम इसको नोट करके लिखते हैं।
समझ रहे हो ना, मतलब मटेरियल इशू होने से पहले ही हम उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, उसके जाने के बाद भी लिखेंगे। लेकिन स्टोर लेजर में हमेशा ट्रांजेक्शन उसके ये ट्रांजेक्शन होने के बाद हम इसको नोट किया करते हैं, इसको पोस्ट किया जाता है। ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि बिन कार्ड में ऑलरेडी जितना हमारे पास मटेरियल की क्वांटिटी का अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, कितना इशू हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितना बैलेंस है, इनकी क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी लिखी होती है। जबकि जो स्टोर लेजर होता है, स्टोर लेजर में हमेशा ट्रांजैक्शन होने के बाद, यानी कि मटेरियल आने के बाद उसकी एंट्री की जाएगी, मटेरियल इशू होने के बाद एंट्री की जाएगी। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा है ईच ट्रांजेक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड। और जितना भी टाइप का मटेरियल है हमारे स्टोर में, हर एक टाइप के मटेरियल के लिए एक अलग अलग बिन बनाया जाएगा। ठीक है, और हर एक ट्रांजेक्शन की इंडिविजुअली पोस्टिंग की जाएगी। जबकि स्टोर लेजर में क्या होता है, ट्रांजेक्शन में बी समराइज्ड एंड पोस्टेड पीरियडिकली। स्टोर लेजर क्योंकि एक लेजर होता है, तो ये जिस दिन या हर बार हम इसकी ट्रांजेक्शन की जो है एंट्रीज में नहीं करते हैं। जैसे हफ्ते के बाद कर लिया, या 15 डेज के बाद कर लिया, या इस मंथ के बाद कर लिया, इस तरीके से हम पीरियडिकली इसकी पोस्टिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कैप्ड इनसाइड द स्टोर। जो बिन कार्ड होता है वो स्टोर के अंदर रखा जाता है, और स्टोर लेजर होता है हमेशा स्टोर के बाहर रखा जाता है। इसको स्टोर कीपर बाहर से मेंटेन करता है। तो दो टाइप की हमारी यहाँ पे बिन कार्ड और स्टोर लेजर है। बेटा इसका डिफरेंस भी आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो आपने ये करने हैं, इसका एक नोट बना लेना। उसके बाद बेटा आता है स्टोर लेजर, मैंने आपको बताया था इसके सम है। तो जो मटेरियल इश्यू हो रहा है स्टोर से, क्योंकि स्टोर कीपर को उसकी भी प्राइसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि देखो मटेरियल जब वो रिसीव करेगा तो उस किस प्राइस पे आया है, उसके बिल वगैरह से उसको पता लग जाएगा, है ना। तो वो सारा का सारा स्टोर रूम में उसको भरता जाएगा। लेकिन जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले स्टोर कीपर के पास आएंगे, उससे कहेंगे भाई हमको इतना मटेरियल चाहिए, तो भी तो अपनी एंट्री अभी शो करेगा ना। तो वो किस प्राइसिंग पर करे, इसके लिए हर एक कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि या तो स्टोर प्राइसिंग का या मटेरियल प्राइसिंग का जो है फीफो मेथड यूज करो या लिफो मेथड यूज करो। तो वही मेथड, या वेटेड एवरेज मेथड यूज करो, या एवरेज मेथड यूज करो, या स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यूज करो। ठीक है, बहुत सारे इसके मेथड हैं, हीफो मेथड, नीफो मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। तो यही मेथड के आगे आपको सम करवाने हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग करा रही हूँ आज प्राइसिंग मेथड से। यहाँ से बेटा हमारे सम स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी आज करानी है। ठीक है, क्योंकि विदाउट इलस्ट्रेशन समझे आप नहीं कर पाओगे। और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। तो प्राइसिंग मेथड में फर्स्ट है फीफो। फीफो मतलब एफ किसको डिनोट कर रहा है, एफ डिनोट्स फर्स्ट, आई डिनोट्स इन, एफ डिनोट्स फर्स्ट, ओ डिनोट्स आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो स्टोर कीपर है, जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले उसके पास आएंगे और डिमांड करेंगे कि भाई हमको मटेरियल दो, रॉ मटेरियल, और जिसको हमने ले आके प्रोडक्शन करना है, तो स्टोर कीपर भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बनती है कि जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को रॉ मटेरियल इशू करेगा तो उसकी प्राइसिंग करके करेगा। तो जब वो प्राइसिंग करेगा तो उस टाइम पे अगर उस कंपनी में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो मेथड अगर वहां पे यूज हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि जो मटेरियल इशू किया जा रहा है वो फर्स्ट बार जो उसका मेथड, उसका मटेरियल इशू हुआ था, सॉरी मटेरियल परचेज करके लेके आए थे, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट कंसाइनमेंट का, फर्स्ट कंसाइनमेंट जब उसकी आई थी, सबसे पहले वाली जो कंसाइनमेंट आई थी, उस प्राइस पर वो अपने इस प्रेजेंट के मटेरियल को इश्यू करेगा। मेरी बात समझ गए? तो अंडर दिस मेथड द मटेरियल फ्रॉम द फर्स्ट अर्लीस्ट कंसाइनमेंट इज इश्यूड फर्स्ट। अब आप समझोगे कि कंसाइनमेंट क्या होते हैं। देखो कंसाइनमेंट हमने सेकंड सेम में भी किया था कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो उसमें क्या होता था कि भाई हर बार एक ट्रक या किसी भी कन्वेंस में जो है वो गुड्स को भर के भेज देता था। उस हर जितनी बार वो ट्रक वगैरह या किसी कुछ भी जिसमें मतलब गुड्स हमारे भर के आ रही हैं, उसको वो एक कंसाइनमेंट मानते थे। जैसे माना कि हमने एक ट्रक भर के भेज दिया है तो फर्स्ट कंसाइनमेंट, सेकंड ट्रक सेकंड कंसाइनमेंट, थर्ड ट्रक थर्ड कंसाइनमेंट, इस तरीके से कंसाइनमेंट बन के आ रही हैं। तो जब अगर उनकी कंपनी में पॉलिसी है कि आप फीफो मेथड यूज करो प्राइसिंग का,
तो स्टोर कीपर क्या करेगा कि जो मटेरियल वो इश्यू कर रहा है वो ये सोचे, वो सबसे पहले स्टोर लेजर में शो देखेगा कि भाई वहाँ पे जो फर्स्ट कंसाइनमेंट आया है वो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है, ठीक है। तो जिस प्राइस पे वो फर्स्ट कंसाइनमेंट आया है उसी प्राइस पे वो मटेरियल को इश्यू कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। और सुटेबल कब है, ये उस टाइम पे सुटेबल है जब मार्केट में मटेरियल के प्राइसेस लगातार फॉल हो रहे हों, गिर रहे हों, ठीक है। उसके बाद है हमारा लीफो मेथड। लीफो में जो एल है वो एल डिनोट करता है लास्ट को, आई डिनोट करता है इन, एफ डिनोट करता है फर्स्ट, ओ डिनोट करता है आउट, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर कंपनी में पॉलिसी है कि भाई जो स्टोर कीपर है वो अपने गुड्स को, अपने मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब इश्यू करेगा तो वो लीफो मेथड का यूज करेगा, ठीक है। लीफो मेथड का यूज करेगा तो उस टाइम पे उसके सामने, उसके दिमाग में ये बात आएगी कि जो मेरा लास्ट कंसाइनमेंट है, यानी जो लेटेस्ट कंसाइनमेंट है मेरा, जो बस जस्ट अभी अभी लेटेस्ट कंसाइनमेंट मेरा गया है, उस प्राइस पे मैंने अपने इन गुड्स को इश्यू करना है, तो इसको हम बोलते हैं लीफो मेथड। तो ये कब सुटेबल होता है, ये लीफो मेथड जब मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस लगातार रेज हो रहे हैं, यानी कि जब प्राइसेस के मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हों मार्केट में, उस टाइम पे हम जब स्टोर कीपर अगर लीफो मेथड से अपनी प्राइसिंग करता है तो इससे हमारी टैक्स की बचत होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो भी मटेरियल है हमारा वो इस टाइम पे सही प्राइसिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लीफो फीफो मेथड है। तो मैं आज आपको एक फीफो मेथड का इलस्ट्रेशन करा रही हूँ, ठीक है बेटा। आपकी बुक में ये इलस्ट्रेशन है 12 नंबर पे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ये, ठीक है। तो मैंने ये सॉल्व करके रखा है और मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट देखो। ऊपर से हमारी हेडिंग होगी स्टोर लेजर अकाउंट, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, आप यहाँ पे एज अ स्टोर कीपर का काम कर रहे हो, ठीक है। खुद को एक स्टोर कीपर समझो और इस लेजर को बनाना शुरू करो। इतना बनाने पर आपको 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और ये सिंपलेस्ट चैप्टर है ये इस पूरी कॉस्ट की बुक का, ठीक है। तो स्टोर लेजर अकाउंट देखो, फीफो मेथड देखो। सबसे पहले फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि जो मटेरियल फर्स्ट आ रहा है उसी को हम फर्स्ट इश्यू करें, इसको हम बोलते हैं फीफो मेथड। तो देखो इसकी फॉर्मेट कैसे बनेगी, स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। फीफो मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए फीफो मेथड का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और फर्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा डेट का बनेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में डेट आएगी, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स आएंगे, और थर्ड कॉलम हमारा बनेगा रिसिप्ट का, और फोर्थ कॉलम बनेगा इश्यू का, और फिफ्थ बनेगा बैलेंस का। अब उन रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस के आगे 3 कॉलम्स और बनेंगे। देखो रिसिप्ट का कॉलम बनेगा यूनिट्स, कितनी यूनिट्स रिसीव की हैं, रेट्स किस रेट पर की हैं, पर यूनिट कॉस्ट होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट हमारा थर्ड कॉलम में आ जाएगा। ये हमको हमारा बन गया रिसिप्ट का कॉलम, ठीक है। उसके बाद इश्यू का कॉलम अलग बनेगा। इश्यू की कितनी यूनिट्स इश्यू की हैं, किस रेट पर इश्यू की हैं, और उनका अमाउंट क्या है, ठीक है। एक इश्यू का कॉलम के आगे 3 कॉलम ये बन जाएंगे। उसके बाद हमारा बनेगा बैलेंस का कॉलम। उस बैलेंस में भी 3 कॉलम बनेंगे, यूनिट का, रेट का, अमाउंट का, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना जो ये फॉर्मेट तैयार करना है। अच्छा देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 सितंबर 2016 को ओपनिंग बैलेंस है स्टोर कीपर के पास। तो ओपनिंग बैलेंस है तो बेटा बैलेंस वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। रिसिप्ट वाले कॉलम में हम डैश 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 डालेंगे, इश्यू वाले कॉलम में हमें डैश 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 डालेंगे, और सीधे ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस वाले अमाउंट इसमें कॉलम में लेके जाएंगे। बैलेंस में हमारे पास 25 यूनिट्स है, यूनिट्स वाले कॉलम में हम 25 यूनिट लिख देंगे। रेट वाले कॉलम में हम 6 रुपीज 50 पैसे का रेट लिख देंगे, एंड अमाउंट में दोनों को मल्टीप्लाई करके 162 रुपीज 50 पैसा हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एंट्री पास कर दी, फर्स्ट पोस्टिंग कर दी हमने ओपनिंग बैलेंस की, ठीक है। उसके बाद आया हमारा 4 सितंबर 2016। अपने जो आपके बुक में क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, उसको आप देखना कि उसमें 4 सितंबर 2016 को
अब रिक्वेजिशन आ गई, REQ का मतलब रिक्वेजिशन, यानी कि रिक्वेजिशन कौन लेके आया, परचेज डिपार्टमेंट वाले ने रिक्वेजिशन का मतलब डिमांड कर दी कि हमको 8 यूनिट्स आप सप्लाई करो। तो उन्होंने जो रिक्वेजिशन स्लिप बनाई होगी अपनी, रिक्वेजिशन का मतलब डिमांड, ठीक है। रिक्वेजिशन स्लिप नंबर 85 से उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने ये रिक्वेजिशन लेटर या रिक्वेजिशन स्लिप जो थी ये स्टोर कीपर के पास दी, और उस स्लिप का नंबर था 85, उसने उसी नाम से यहाँ पे एंट्री पास कर दी। तो रिसिप्ट तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो रिसिप्ट में हम डैश 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 डाल देंगे। और इश्यू करने के लिए रिक्वेजिशन डिमांड आई है, इसलिए जो हमारे पास जो बैलेंस था 25 यूनिट्स ₹6.50 के हिसाब से, और उसमें से उन 25 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स हम इश्यू कर देंगे। यानी स्टोर कीपर ने 8 यूनिट्स को जो है इश्यू कर दिया। उसका रेट क्या रखा है, ₹6.50। क्यों रखा है, क्योंकि हमारा फीफो मेथड है, यानी कि जो जिनके पास फर्स्ट में पड़ी है वो फर्स्ट में ही जाएगी। तो इश्यू हमारा हो गया इसी रेट पे। देखो बेटा 8 यूनिट ₹6.50 के हिसाब से, और 52 रुपीज का अमाउंट गया। अब बैलेंस में हम 25 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स हमारी लेस हो गई, क्योंकि उतनी निकल गई ना स्टोर में से। स्टोर में टोटल बैलेंस था 25 यूनिट्स का, उसमें से 8 यूनिट्स से इन्होंने स्टोर कीपर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 8 यूनिट्स सेल कर दी, इश्यू कर दी, और उसी रेट से इश्यू की है। तो 25 में से 8 लेस करेंगे, 17 यूनिट्स इनके पास बैलेंस बच गई। ठीक है बेटा, बैलेंस बच गई। और किस रेट से बची, उसी रेट से ₹6.50 के हिसाब से ₹110.50 इनके पास अमाउंट बच गया। अमाउंट क्या बचा, कौन सा अमाउंट, जो 17 यूनिट्स का जो अमाउंट है। ठीक है, फिर आया हमारा 6 सितंबर 2016। अब यहाँ पे 50 यूनिट्स रिसीव हुई हैं। ठीक है, तो ये GRN का मतलब गुड्स रिसीविंग नोट 26, क्योंकि जो सप्लायर गुड्स को सप्लाई करता है, ठीक है, कंपनी के पास, तो जो रिसीविंग पार्टी होती है वो गुड्स रिसीविंग नोट देती है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट ये शो करती है कि भाई इतनी यूनिट्स हमको रिसीव हो चुकी हैं। उसी प्रकार से जो हमारा स्टोर कीपर है वो भी GRN नंबर 26 के लिए से उसके पास आ गई 50 यूनिट्स। ठीक है, उसने उसी नाम से उसी स्लिप से एंट्री कर दी, GRN यानी गुड्स रिसीविंग नोट 26, और 50 यूनिट्स रिसीव हो गई हैं। रेट क्या है, ₹5.75 है। दोनों को मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट आ गया ₹287.50। और इश्यू वाले कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, या तो इश्यू होगा या रिसीव्ड होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी बेटा। तो अभी इस 6 सितंबर को 50 यूनिट्स हमारी जो है वो रिसीव हुई हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो स्टोर कीपर के पास बैलेंस क्या बच गया। देखो बेटा 17 यूनिट्स क्या पहले की बची हुई थी, तो वो शो दोबारा कर दी। यहाँ पे इनको दोबारा से शो करना है तुमने। ठीक है, बैलेंस को अलग से शो करना है। और 50 यूनिट्स और आ गई हैं, किस रेट से, ₹5.75 के हिसाब से। तो वो यहाँ पे भी एंट्री करेगा कि मेरे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो 17 यूनिट्स पहले बची हुई थी, 50 यूनिट्स अभी बची हुई हैं। दोनों के यहाँ पे रेट्स आ जाएंगे, दोनों का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे एक ब्रैकेट आप इसके साइड में, दोनों साइड यहाँ पे ब्रैकेट डालोगे। ठीक है, ये शो करेगा भाई इस डेट यानी 6 सितंबर का इनके पास बैलेंस ये था, इस डेट को। अब अगली डेट हमारी आती है 7 सितंबर 2016। ठीक है, 7 सितंबर को रिक्वेशन स्लिप से, अब रिक्वेशन आ गई। देखो रिक्वेशन का मतलब डिमांड आ गई, इश्यू करने की डिमांड आ गई कि भाई आप 12 यूनिट्स और हमको इश्यू करो। तो रिक्वेशन लेटर लेके आया होगा, तो रिक्वेशन स्लिप नंबर 97 के नाम से उसने 7 सितंबर की एंट्री पास की है। और पोस्टिंग की रिसिप्ट में नहीं, क्योंकि रिसिप्ट तो हुआ ही नहीं है, तो रिसिप्ट कॉलम हम डैश डैश डाल देंगे। हुई है इश्यू हुई है, इसलिए कितनी यूनिट्स हुई हैं, 12 यूनिट्स हुई हैं। किस रेट से, जो हमारा फर्स्ट रेट था। फर्स्ट रेट क्या चल रहा था, देखो 25 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंस थी, ₹6.50 के हिसाब से चल रहा था। उसमें से 8 यूनिट निकल गई, 17 रह गई हैं अभी भी पहले वाला, क्योंकि हमारा फीफो मेथड है, इसलिए हम इस 17 यूनिट्स में से ही 12 यूनिट्स को इश्यू करेंगे। ठीक है, तो 17 में से 12 यूनिट निकल गई, किस रेट से, ₹6.50 के हिसाब से निकली है। इसलिए कितनी बच गई, 17 में से 12 लेस किया तो 5 यूनिट बच गई हैं। और 5 यूनिट किस रेट से बची हैं,
₹6.50 के हिसाब से ये हमारी बची हैं। और जो 50 यूनिट्स अभी 6 सितंबर को आई थी वो भी हमारी अभी सेफ पड़ी हैं। तो इस स्टोर कीपर के पास कितना बैलेंस हो गया, 5 यूनिट्स का बैलेंस के पास पहले वाला है और 50 का 6 सितंबर वाला है। यानी कि 7 सितंबर की डेट के दिन इसके पास 5 और 50 ये 55 टोटल इसके पास बैलेंस अभी है। अब आ गया हमारा 10 सितंबर 2016। तो इस डेट को देखो बेटा, सप्लायर्स को इन्होंने रिटर्न किया है। मतलब जो गुड्स हमारे पास आई थी, यानी कि जो हमारे पास ₹6.50 के हिसाब से पहले से ही, नहीं 6 नहीं, जो हमारे पास अब आई थी, ये कौन सी 6 सितंबर को 50 यूनिट्स आई थी ना, ये सप्लायर ने भेजी होंगी। तो इन्होंने 10 यूनिट्स उनको सेल वापस कर दी हैं, रिटर्न कर दी हैं। तो ये जो रिटर्न जाएंगी 10 यूनिट्स ही जाएंगी और किस में जाएंगी, इस 50 यूनिट्स में जाएंगी। क्यों? क्योंकि 50 यूनिट्स ही आई थी, उसी यूनिट का, उसी कंसाइनमेंट का जो हमारा यूनिट्स है वो हमने इश्यू किया है। तो 50 में से 10 यूनिट्स भेज दिया हमने ₹5.75 के हिसाब से। ठीक है। तो अब आज के दिन यानी कि 10 सितंबर को स्टोर कीपर के पास क्या क्या बैलेंस बचा हुआ है, देखो बेटा, बैलेंस बचा हुआ है 5 यूनिट्स तो पहली वाली ही बची हुई है और 40 यूनिट्स इस बार वाली बची हैं। अब 40 कैसे हो गई, 50 में से 10 यूनिट्स वापस लौटा दी हमने, रिटर्न कर दी सप्लायर को, तो हमारे पास 40 यूनिट्स ही ₹5.75 के हिसाब से बच गई। ठीक है। तो इसको भी हम इस ब्रैकेट के हिसाब से शो करेंगे, ब्रैकेट शो करेंगे यहाँ से। ठीक है। उसके बाद 12 सितंबर 2016 को देखो, एक और रिक्वेशन स्लिप हमारे पास आ गई है स्टोर कीपर के पास, रिक्वेशन स्लिप नंबर 108। ठीक है। तो रिसिप्ट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। तो इन्होंने मांगी है 15 यूनिट्स। ठीक है। 15 यूनिट्स इश्यू करने को बोला है। तो 15 में से हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास 5 यूनिट्स पहले की बची हुई हैं। समझ रहे हो? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मेथड है फीफो। फीफो का मतलब जो फर्स्ट है वो पहले उसको हटाओ। ठीक है। तो फीफो मेथड यूज करेंगे हम। और उस 15 में से जो 15 यूनिट्स इन्होंने मांगी है, इश्यू करने के लिए कहा है, उसमें से 5 यूनिट्स तो ₹6.50 के हिसाब से हम भेज देंगे और 10 यूनिट्स हम इस 40 यूनिट्स वाले में से भेजेंगे, यानी ₹5.75 के हिसाब से। ठीक है। ये दोनों ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट में शो करेंगे कि टोटल 15 यूनिट्स मांगी थी वो हमने ऐसे यहाँ पे इश्यू की है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बैलेंस बच गया, 12 की डेट को, 12 सितंबर को हमारे पास बच गया 5 यूनिट्स निकल गई हैं और 40 में है 10 यूनिट निकलने के बाद हमारे पास क्या बचा है, 30 यूनिट्स और बची हमारे पास। और किस प्राइसिंग करेंगे, किस रेट से प्राइसिंग करेंगे, ₹5.75 के हिसाब से हम यहाँ पे प्राइसिंग करेंगे। ठीक है। फिर है हमारे पास 13 सितंबर 2016 को एक और रिक्वेशन लेटर हमारे पास आ गया है, रिक्वेशन नंबर 110। इसी नाम से जो है हमारी यहाँ पे पोस्टिंग होगी और रिसिप्ट साइड में नहीं होगी, इश्यू साइड में होगी। तो इन्होंने 20 यूनिट्स की डिमांड और कर दी, यानी 20 यूनिट्स हमने और इश्यू करने हैं। और किस रेट से, अब तो हमारे पास एक ही कंसाइनमेंट बचा है, वो 30 वाला, 30 में 20 इश्यू कर दिया और ₹5.75 के हिसाब से इश्यू किया है। कितना बच गया, 10 यूनिट्स हमारे पास और बच गई हैं। किस रेट से, ₹5.75 के हिसाब से। ठीक है। अब आया 15 सितंबर को 25 यूनिट्स रिसीव हो गई हैं, गुड्स रिसीविंग नोट 33 के नाम से। तो इसी नाम से हमारा जो है यहाँ पे ये पोस्टिंग होगी। 25 यूनिट्स रिसीव हुई हैं ₹6.10 के। देखो नया प्राइस आ गया, ₹6.10 के हिसाब से इतना अमाउंट हमारे पास आ गया है। इशू साइड में हम डैश डेट डाल देंगे क्योंकि कोई भी इशू नहीं हुई है इस डेट को। अब हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, 10 यूनिट्स हमारे पास पहले थे ₹5.75 के हिसाब से और 25 यूनिट्स नए आ गए ₹6.10 के हिसाब से। तो हमारे पास 15 की डेट में हमारे पास आज दो हमारे पास कंसाइनमेंट हैं, एक तो 10 यूनिट्स का, एक 25 का, दोनों के रेट अलग है बेटा। अब आई 17 सितंबर 2016, एक और रिक्वेशन यहाँ पे से आ गई है, डिमांड आ गई है इश्यू करने की। रिक्वेशन स्लिप नंबर है 121। तो रिसीप्ट साइड में हम डैश डैश डाल देंगे और इश्यू साइड में जितना बोला उसने इश्यू करने के लिए, उसने बोला है 10 यूनिट्स इश्यू करो। ठीक है। तो किस रेट से करेंगे, तो हमारे पास जो पहले का कंसाइनमेंट पड़ा है, यानी कि 10 यूनिट्स ₹5.75 के हिसाब से ₹57.50
ये अमाउंट हमारा गया। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास फर्स्ट कंसाइनमेंट था उसका भी 10 यूनिट निकल गया। हमारे पास बैलेंस आज की डेट में क्या बचा है, 25 यूनिट्स 6 रुपीज 10 पैसे के हिसाब से हमारे पास बच गए। अब आ गए 19 सितंबर 2016 को 10 यूनिट्स और रिसीव हुई है गुड्स रिसीविंग नोट 38 के। ठीक है, तो 10 यूनिट्स रिसीव हुई है 5 रुपीज 75 पैसे के हिसाब से। इश्यू साइड में कुछ नहीं डालेंगे हम, और हमारे पास दो बैलेंस आज की डेट में आ गए हैं। फर्स्ट कंसाइनमेंट था 25 का, उसी को हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे 25 यूनिट 6 रुपीज 10 पैसे के हिसाब से, और जो नया कंसाइनमेंट आया है 10 यूनिट्स का 5 रुपीज 75 के हिसाब से। हमारे पास दो कंसाइनमेंट बच गए हैं बेटा। ठीक है, आज की डेट में। अब आई 20 सितंबर 2016। ठीक है, यहाँ पे 5 यूनिट्स और आई है 5.75 के हिसाब से। तो हमारे पास अब कितनी आ गई है कि इश्यू डिपार्टमेंट से वापस आई है बेटा ये। ठीक है, 5 ये जो 20 सितंबर का है ये हमारे पास इश्यू डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को आया है। 5 सितंबर नहीं 5 यूनिट्स आई है 5 रुपीज 75 के हिसाब से, तो वो भी हम फर्स्ट कंसाइनमेंट डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो हमारी किस में से आई है, वो हमारे जो ये 10 यूनिट्स हमने इश्यू की थी ना, उसी में से 5 यूनिट्स हमारे पास वापस आ गई थी। ठीक है, तो उसके समेत हमारे पास कितने कंसाइनमेंट हो गए हैं, एक तो 5 यूनिट्स 5 रुपीज 75 वाला, और 25 यूनिट्स 6 रुपीज 10 रुपीज वाला, और 10 यूनिट्स हमारे पास 5.75 के हिसाब से ये आ गई है। ठीक है, अब आई 26 सितंबर 2016 रिक्वेशन स्लिप नंबर 146 है। एक और इश्यू की डिमांड आ गई है कि आप हमको 10 यूनिट्स हमको जो है इश्यू करो। तो रिसीव साइड में कुछ नहीं आएगा, इश्यू साइड में हमारे पास 5 यूनिट्स पहले की बची हुई है 5.75 के हिसाब से, पहले वो इश्यू करेंगे। फिर हम 25 का जो कंसाइनमेंट है 25 यूनिट्स यानी 6 रुपीज 10 पैसे के हिसाब से 5 यूनिट्स हम यहाँ से जो है इश्यू कर देंगे 6 रुपीज 10 पैसे के हिसाब से। हमारे पास बच गया 25 में से 5 लेस हो गया, 20 यूनिट्स ये बच गई, और 10 यूनिट्स हमारे पास नई कंसाइनमेंट की बच गई। ठीक है, फिर है 30 सितंबर 2016 को 2 यूनिट्स की शॉर्टेज पड़ गई है। उस शॉर्टेज को भी हम इश्यू में ही शो करेंगे। देखो बेटा, ठीक है, और किससे, क्योंकि फीफो मेथड है तो 2 यूनिट्स 6 रुपीज 10 पैसे के हिसाब से हम यहाँ पे शो करेंगे। तो आज की डेट में यानी कि लास्ट 30 सितंबर को हमारे पास क्या डेट आ गई, देखो बेटा हमारे पास क्या बैलेंस है। जो ऊपर की 20 यूनिट्स थी उसमें से 2 यूनिट्स हमने शॉर्टेज में डाल दी है, तो 18 यूनिट्स हमारे पास 6 रुपीज 10 पैसे वाली बच गई है, और 10 यूनिट्स हमारे पास 5 रुपीज 75 पैसे की बच गई है। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा ये वाला आएगा बेटा। तो ये आंसर शो करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो बेटा आंसर में यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट्स इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, ये हमारा बैलेंस का अमाउंट है, बैलेंस ये हमारा आंसर होता है इसमें। ठीक है, बैलेंस होगा, यूनिट्स कितनी बची है 18 यूनिट्स 6 रुपीज 10 पैसे के हिसाब से 109.80 पैसा। उसके बाद 10 यूनिट्स 5.7 पैसे के हिसाब से और 57 रुपीज 50 पैसा। टोटल हमारे पास आ गया 167.30। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, तो सभी को ये स्टार्ट कर देने हैं। खासतौर पर प्रियंका से कह रही हूँ मैं, नैन्सी से, और नैन्सी वगैरह तो मेरे को रिप्लाई भी नहीं करते हैं कि मैम हमको कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ भी नहीं करते हैं। ना हर्ष विभा करती है, मेरे ख्याल से वो देखते भी नहीं है शायद। ठीक है, तो सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर उनको अपने असेसमेंट मैं असेसमेंट तभी लगाऊंगी इंटरनल जब तुम बच्चे मेरे को रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, और तुम्हारी क्लास ने भी मेरे ख्याल से अब देखना दुखना सारा बंद कर दिया है, पढ़ना शुरू कर दो। ये मत सोचना कि हमारे टाइम पे भी यही कंडीशन रहेंगी, तुम्हारे टाइम पे कंडीशन चेंज हो जाएंगी, तुम्हारा एग्जाम होगा इसका। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा है, ये आपको 10 मार्क्स दिलाएगा पूरे। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी से इसके नोट्स बनाने शुरू करो, अभी से इससे क्वेश्चन आंसर करने शुरू करो। जो क्वेश्चन नहीं आता है, प्रियंका स्पेशली तुमसे कह रही हूँ, सारे ग्रुप में बोलो कि भाई ये सम करो, ये सम जरूर आते हैं और बहुत ही इजीएस्ट सम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको जो है तैयार करना है। और किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे या तो पर्सनली फोन करके पूछ लो, या फिर
अगर फोन नहीं लगता है तो व्हाट्सएप में मेरे को क्वेश्चन सेंड कर दो कि मैडम को ये नहीं आ रहा है, और कल की वीडियो में आपको कराऊंगी। कल शायद मुझे थोड़ा टाइम ना लगे तो मैं परसों की वीडियो में आपको सेंड करूंगी लिफो मेथड, समझ गए। तो सभी बच्चों ने ये करना है, और उसके बाद मेरे को ये अपनी एक नोटबुक तैयार करना है इसकी कॉस्ट की, और कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन सबने कर लिए हैं, जिसने नहीं किए हैं मैं उसकी कॉपी चेक करूंगी दोबारा से।